हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सूर्यवंश। इससे पहले हम लोगों ने मुगल साम्राज्य से संबंधित दो टॉपिक पढ़ लिया है, यानी दो वीडियो अपलोड किया है। पहला है बाबर के बारे में। हमने देखा कि बाबर ने किस तरह से भारत पर आक्रमण करता है और लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को पराजित करता है और उसका कत्ल कर देता है, और वहां से वह मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है भारत में। ठीक है, फिर उसका उत्तराधिकारी आता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। हुमायूं के बारे में हम देखते हैं किस तरह से वो अपना साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में कई बार उसका आक्रमण या मुठभेड़ शेरशाह सूरी से होता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी से युद्ध के दौरान वो कई बार जीत जाता है और दो युद्ध में शेरशाह सूरी से पराजित हो जाता है। पहला जो युद्ध था वो था चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित होता है और घोड़े सहित नदी में कूद जाता है और फिर किसी तरह से अपना जान, यानी उसका जान भिश्ती एक बचाता है जिसका नाम रहता है निजाम। ठीक है, फिर उसके बाद वो हम लोगों ने देखा कि फिर हुमायूं जो शेरशाह सूरी से आक्रमण करता है, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहा गया। ठीक है, या कन्नौज का युद्ध कहा गया। वहां से हुमायूं पराजित होने के बाद वो सिंध प्रांत में चला जाता है, यानी दिल्ली सल्तनत को छोड़ के भाग जाता है और यहाँ से सूर्यवंश का स्थापना होता है 1540 में। ठीक है, तो सूर्यवंश का स्थापना किसने किया? शेरशाह सूरी ने किया 1540 में, और इसका शासन कब तक चला? 1555 ईस्वी तक, मात्र 15 साल तक चला। ठीक है, फिर 15 साल के बाद हम देखेंगे किस तरह से हुमायूं वापस आता है और मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइए अब टॉपिक तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा है शेरशाह सूरी का सूर्यवंश, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले प्रारंभिक जीवन के बारे में शेरशाह सूरी के, फिर उसके द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में। ठीक है, फिर उसके द्वारा किए गए युद्धों के बारे में, जो भारत के अंदर युद्ध होता है और कई बार हुमायूं से भी उसका टक्कर होता है। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे किस तरह से सूर्यवंश ने शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश का स्थापना किया और फिर मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले इसका परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इसके जन्म के संबंध में बात करें तो एक परमात्मा नंद शरण थे जो प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया है कि शेरशाह सूरी का जन्म जो है 1472 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, फिर वहीं पर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम कानूनगो है, वो बता रहे हैं कि 1486 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। तो दोनों तिथि आप याद रखिए। ठीक है, वैसे तो तिथि से एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन अगर नाम लेकर, इतिहासकार का नाम लेकर तिथि के बारे में पूछ लेता है तो इसलिए आपको याद करना चाहिए। ठीक है, तो 1472 या 1486 में बजवाड़ा में हुआ था। बजवाड़ा कहाँ है? होशियारपुर में। ठीक है, इसके बचपन का नाम फरीद खान था। ठीक है, बचपन का नाम फरीद खान था। आगे चलकर शेर खान, फिर शेरशाह सूरी नाम हो जाता है। ठीक, इसके पिता का नाम हसन खान था जो सासाराम का जमींदार था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? हसन खान, जो सासाराम के जमींदार थे, यानी बिहार में, दक्षिण बिहार में सासाराम के जमींदार थे। ठीक है, हसन खान की 4 बीवियां थी और 4 बीवियों में से पहली बीवी जो थी उसका पुत्र था फरीद खान। ठीक है, लेकिन फरीद खान का और उसके पिता का संबंध अच्छा नहीं था। हसन खान अपने पुत्र यानी फरीद खान को नहीं मानता था, बाकी बच्चों को मानता था। इस वजह से इन दोनों में संबंध अच्छा नहीं था। ठीक, आगे देखेंगे कि जब शेरशाह सूरी जो है, फरीद खान जब जौनपुर में शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, वहां पर इसका मुलाकात एक सूबेदार से होता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि जो ये योग्य है, ठीक है, उसको लगता है कि फरीद खान एक योग्य है और वह उसके पिता से उसका संबंध मतलब अच्छा कर देता है। ठीक है, उसके पिता से यानी फरीद खान का संबंध और हसन खान का संबंध अच्छा बना देता है और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। ठीक है, तो उसके पिता जो थे कुछ समय के लिए बुला लेते हैं, कहां पर? दक्षिण बिहार में। ठीक है, दक्षिण बिहार में बुला लेते हैं जहां पर जमींदार थे, और वहां जमींदारी में उनका मतलब जमींदारी में उनका साथ देता है। ठीक है, तो 1497 से 1518 ईस्वी तक जमींदारी में साथ दिया, यानी उनका कार्यभार संभाला। किसका? अपने पिता का। ठीक है, इसको एक उपाधि मिली, शेर खां की उपाधि। ठीक है, शेर खां की उपाधि किसने दिया? तो बहार खान लोहानी ने दिया था। ठीक है, बहार खान लोहानी एक सूबेदार था, ठीक है, दक्षिण बिहार में। तो उसके साथ एक बार ये गया था युद्ध पर, नहीं, उसके साथ एक बार गया था शिकार पर। तो वहां पर 2 कथन मिलते हैं। कहीं पे लिखा गया है कि तलवार के एक ही धार में इसने शेर को मार दिया था, और कहीं पे लिखा है कि निहत्थे ही इसने शेर को मार दिया था। ठीक है, तो ये इसकी वीरता देखते हुए बहार खान लोहानी ने इसको एक उपाधि दी थी, शेर खान की उपाधि। ठीक है, तो फरीद खान से ये शेर खान के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, हम देखते हैं आगे कि 1497 से लेकर 1518 ईस्वी तक पिता का जागीर संभालता है। ठीक है, बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खान लोहानी, ठीक है, बहार खान लोहानी जिन्होंने इसको उपाधि दी थी शेर खान की, ठीक है, उसके साथ ये नौकरी कर लेता है। ठीक है, उनके यहाँ नौकरी करता है उसके लड़के के संरक्षक के रूप में। ठीक, बहार खान मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर
शेर खान अब बाबर की सेना में चला गया। देखिए बहार खान जो था वहां का सूबेदार था दक्षिण भारत का। कुछ समय बाद वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है, ठीक है, वहां का शासक समझ लेता है अपने आप को, और मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद क्या हुआ, जो वहां के सरदार थे वो शेर खान के मतलब शेर खान के खिलाफ उसका कानाफूसी करते हैं। ठीक है, उसको चढ़ाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि शक्तिशाली है, चालाक है, ठीक है, एक बार आपको हटा देगा और आपकी जगह ले गए। तो इस सब चीजों से परेशान होकर शेर खान वहां से भाग जाता है, और भाग के कहा जाता है बाबर की सेना में। ठीक है, हम लोगों ने बाबर वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है, ठीक है, तो एक चंदेरी की युद्ध भी होता है। ठीक है, तो उस चंदेरी की युद्ध में ये बाबर के साथ था। ठीक, तो उसको बाबर को जो कई युद्ध करना रहता था, इसलिए वो छोटी छोटी टुकड़ियां बनाता है। ठीक है, सेना की भर्ती करता है, तो वहां पर जाकर ये सेना में भर्ती हो जाता है। ठीक है, और जो चंदेरी का युद्ध होता है उस युद्ध में इसने भाग भी लिया है। और भाग लेते वक्त इसने देखा कि जो मुगल शासक थे उनकी उनके शक्तियों को समझ लिया, और उसके द्वारा लड़े गए युद्धों की प्रक्रिया को और युद्ध नीति को सीखा। ठीक है, यह सब सीखने के बाद उसने एक उक्ति कही है, ठीक है, एक बात कही है, ठीक, जो एग्जाम में आता है। उसने कहा कि अगर अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को दिल्ली से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, ये उक्ति किसका, ये शेर शाह सूरी का है, यानी शेर खान की उक्ति है। ठीक है, और हम देखेंगे कि जब हुमायूं को बाहर भी निकाल देता है और मुगल साम्राज्य को पूरी तरह से बीच में समाप्त कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखेंगे यह चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ था। ठीक है, बाबर के साथ वही चंदेरी के युद्ध में था। शेर खान पुनः मोहम्मद शाह के पास आ गया। जब वहां पर चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ था, देखिए चंदेरी के युद्ध में साथ देने के बाद, बाबर का साथ देने के बाद वो शेर खान के पास फिर वापस वो शेर खान मोहम्मद शाह के पास फिर वापस आ जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह कौन है, वही जो बहार खान लोहानी था, जो दक्षिण बिहार का सूबेदार था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, शासक बन गया था। ठीक है, जिसके पास ये नौकरी कर रहा था वही मोहम्मद शाह है। उसके बाद फिर आ गया और फिर नौकरी करने लगा। उसके पुत्र जलाल खान का संरक्षक बन गया, तब भी संरक्षक था, और फिर उसके पुत्र जलाल खान का संरक्षक बन गया। और उसी बीच एक अच्छी घटना घटती है शेर खान के लिए। वो घटना क्या थी कि मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद शाह की यहाँ पे मृत्यु हो गई है, और जब मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है तो ये उसके बीवी से, मोहम्मद शाह की बीवी से, जो दूदू बेगम थी, ठीक है, मोहम्मद शाह की बीवी क्या नाम है, दूदू बेगम, उससे शादी कर लेता है और साम्राज्य का प्रधान शासक बन जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद उसके बीवी से शादी किया और साम्राज्य का प्रधान शासक बन गया। ठीक है, और प्रधान शासक बनने के बाद जो आंख सरदार होते हैं वो इसका विरोध करने लगते हैं कि ये नया आदमी आया अभी अभी और यहाँ साम्राज्य का प्रधान शासक बन गया। ठीक है, तमाम चीजें होते हैं, और इन सब चीजों से परेशान होकर जो उसका पुत्र रहता है, किसका, मोहम्मद शाह का पुत्र, ठीक है, जो रहता है, जिसका शेर खान संरक्षक बना रहता है, जिसका नाम रहता है जलाल खान। ठीक है, जलाल खान बाद में अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। ठीक है, जलाल खान जो था सरदारों के साथ बंगाल भाग जाता है। ठीक है, उसके बाद शेर खान जो है दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। जब उसका मोहम्मद शाह का उत्तराधिकारी ही जब बंगाल भाग गया, ठीक है, तब वहां दक्षिण बिहार का शासक कौन रहेगा, दक्षिण बिहार का शासक अब बन गया कौन, शेर खान। ठीक है, पूरा साम्राज्य उसके हाथ में आ गया। ठीक है, वो एक साम्राज्य का मालिक बन गया और उपाधि धारण की हजरत ए आला की। ठीक है, तो उसने उपाधि धारण की हजरत ए आला की। ठीक है, पहले क्या नाम था उसका, फरीद खान था, फिर शेर खान की उपाधि धारण की, अब हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे शेर शाह सूरी का उपाधि धारण करता है। ठीक है, अब इसी दौरान हम देखेंगे कि 1530 ईस्वी में, ठीक है, 1530 ईस्वी में एक और घटना घटता है। चुनार के किलेदार एक रहता है जिसका नाम रहता है ताज खान। ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और वहां पर फिर शेर खान जाता है। ठीक है, और उसकी विधवा का नाम रहता है लाड मलिका। ठीक है, लाड मलिका ताज खान की विधवा थी, यानी उसकी पत्नी थी, उससे भी ये शादी कर लेता है। ठीक है, इस तरह से चुनार भी उसका हो गया, और वो दक्षिण बिहार का भी शासक बने। देखते ही देखते दो साम्राज्य इसके हाथ में आ गए हैं। ठीक है, केवल शादी करके। ठीक है, अब यहां से इसका प्रारंभिक संघर्ष शुरू होता है। ठीक है, अब संघर्षों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एक बार युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में, शेर शाह ने, ठीक है, 1532 ईस्वी में युद्ध हुआ था किसके बीच, मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच। ठीक है, दोहरिया का युद्ध हुआ था, हम लोग हुमायूं वाले चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, दोहरिया की युद्ध मोहम्मद लोदी और हुमायूं के बीच हुई थी।
तो वहां पर इसने मोहम्मद लोदी का सहायता दिया था। ठीक है, किसने? शेर शाह सूरी ने वहां पर इसकी मदद की थी, मोहम्मद लोदी की। ठीक है, तो दोहरिया के युद्ध में मोहम्मद लोदी तो पराजित हो गया, लेकिन वहां से तब ये शेर खान जो था वो भागकर अपने चुनार पे आ गया। ठीक है, चुनार के किले पे आ गया और उधर से पीछा करते हुए हुमायूं भी चुनार के किले पे आ गया। ठीक है, तो 1532 में ईस्वी में ही हुमायूं चुनार पर गया और उसका घेरा किया, युद्ध नहीं किया, घेरा किया, युद्ध करने के लिए तैयार था। ठीक है, कुछ समय बीते और फिर परिणाम स्वरूप क्या हुआ, शेर शाह सूरी में यानी शेर खान में और हुमायूं में एक संधि हुई। ठीक है, संधि के दौरान उसने बहुत सारे धन दौलत भी दिए, संपत्ति दी कुछ, और 5000 सेना के साथ अपने बड़े पुत्र कुतुब खान को भी हुमायूं के साथ भेज दिया। ठीक है, तो क्या किया शेर खान ने, अपने बड़े पुत्र कुतुब, उसका बड़े पुत्र का नाम था कुतुब खान। ठीक है, उसने 5000 सेना के साथ अपने पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेज दिया, सूबेदार बना के। ठीक, यहाँ से हुमायूं वापस आ जाता है खुशी खुशी, और फिर वो चल जाता है दूसरे युद्ध में, यानी मोहम्मद शाह के साथ गुजरात में वो संघर्ष करने चला जाता है। और इधर क्या करता है, इधर शेर खान अपनी साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर देता है। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार किस तरह से करता है, सूरजगढ़ का युद्ध करता है 1534 में। ठीक है, और सूरजगढ़ के युद्ध के बाद बंगाल को जीत लेता है। ठीक है, यहाँ पर बंगाल इसका हो गया, दक्षिण बिहार से बंगाल तक पहुंच गया। ठीक, आगे देखेंगे चौसा का युद्ध हुआ एक। ठीक है, जब वो बंगाल जीत लिया तो बंगाल के बाद और आगे बढ़ता जाता है, लेकिन अब हुमायूं जो फिर वापस आता है मोहम्मद शाह से युद्ध करने के बाद, ठीक, तो वो देखता है कि अब शेर शाह सूरी अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है और एक शक्तिशाली शासक के रूप में उभर के सामने आ रहा है, कहीं मुगल साम्राज्य के लिए खतरा न बन जाए। इस वजह से वो जाता है फिर किसको, शेर शाह सूरी को पराजित करने के लिए, यानी शेर खान को पराजित करने के लिए। ठीक है, शेर खान अभी शेर शाह सूरी की उपाधि नहीं धारण किया, इसके बाद उपाधि धारण कर गया। ठीक, तो या शेर शाह सूरी कहें या शेर खान कहें, बात समझिएगा। ठीक है, तो शेर खान को पराजित करने के लिए वो उसके पीछे आता है और चुनार को भी जीतता है और बंगाल को भी जीतता है। लेकिन जब हुमायूं को रास्ते में ही बंगाल विजय के दौरान ही उसको पता चलता है कि हिंदाल जो था उसका भाई, जिसको ये साम्राज्य दिया रहता है, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। ठीक है, फिर वो वापस आने लगता है और वापस आता है तो रास्ते में एक गंगा नदी पड़ती है, और गंगा नदी एक क्रमनाशा नदी पड़ती है, उसी के स्थान पे एक जगह है। ठीक है, उसके जगह का क्या नाम है, उसका जगह का नाम है चौसा। ठीक है, वहां पर शेर खान इंतजार कर रहा है किसका, हुमायूं का, 1539 ईस्वी में। ठीक है, युद्ध करने के लिए, क्योंकि शेर खान भी परेशान हो गया था हुमायूं से। तो 1539 में वहां पर इंतजार करता है और उसी स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खान की विजय होती है और हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाता है। और यहाँ बताया जाता है कि हुमायूं जो है अपनी जान बचाने के लिए वो घोड़े के साथ ही नदी में कूद जाता है और उसकी जान यानी हुमायूं की जान एक भिश्ती बचाता है जिसका नाम रहता है निजाम खान। ठीक है, फिर वो जाता है अपनी शक्ति बढ़ाता है और फिर शेर खान से एक बार फिर युद्ध होता है जिसका नाम है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, दोनों नाम मिलते हैं, 1540 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इस युद्ध के बाद ही सूर्यवंश का स्थापना होता है, क्योंकि इस युद्ध में भी हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाता है और वो दिल्ली से भाग जाता है, चल जाता है सिंध प्रांत में। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद सूर्यवंश का स्थापना हो जाता है और सूर्यवंश का शासनकाल 1540 में स्थापित होता है, 1555 ईस्वी तक चलता रहता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इससे पहले जो अफगान शासक था, ठीक है, दिल्ली में प्रथम अफगान शासक कौन था, तो वो लोदी वंश था। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा है, सूर्यवंश दूसरा अफगान शासक है। ठीक, अब यहां से जब सूर्यवंश का स्थापना हो गया, यहीं से इसने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण कर ली। ठीक है, और यहीं से फिर अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। ठीक, तो हम देखेंगे शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पेशावर के क्षेत्र में गख्खर जनजाति का दमन करने का प्रयास किया। ठीक है, पेशावर के क्षेत्र में एक जनजाति थी गख्खर, जो मुगलों का सपोर्ट करती थी। ठीक है, तो ये शासक बनते ही 1541 में सबसे पहले गख्खर को दबाने की कोशिश की या पतन करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पर इसको काफी हद तक सफलता मिलती है, लेकिन पूरी तरह से दबा नहीं पाता है। ठीक, फिर भी गख्खर जनजाति को दबा ही देता है। ठीक है, इसी के दौरान बंगाल विद्रोह भी होता है। ठीक, क्योंकि अब इधर युद्ध में ये बिजी था और उधर जो है अफगान जो सरदार थे वो विद्रोह कर दिए थे, लेकिन उसको भी 1541 में दबा देता है। ठीक है, इसी के दौरान एक मालवा का युद्ध होता है 1542 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ का शासक मल्लू खान रहता है, जिसका नाम कादिर खान रहता है। उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया और मालवा भी इसके हाथ में आ गया, किसके, शेर शाह सूरी के हाथ में। ठीक है, अब इसके लिए क्या खतरा बना रहता है, जो थे राजपूत। अब ये राजपूतों को हराना शुरू करता है।
ठीक है। तो राजपूतों को हराना शुरू करता है। पहला आक्रमण करता है रायसेन पर 1543 ईस्वी में आक्रमण करता है और वहां के जो राजा रहते हैं पूरनमल। ठीक है। तो यहाँ पे एक रोचक कहानी है, उसे आप सुन लीजिए पहले। रोचक कहानी क्या है कि जब शेरशाह सूरी रायसेन पर चढ़ाई किया तो उसके किले को घेर के रखा। ठीक है। अंदर राजा पूरनमल थे, बाहर किले को घेर के रखा था। किला तोड़ने का प्रयास हो रहा था, किला टूट नहीं पा रहा था। ठीक है। तो इसने एक चाल चली। चाल क्या चली? इसने एक खत लिखा और अंदर भिजवाया किसको? राजा पूरनमल को। कहा कि अगर आप किला और कुछ संपत्ति हमें दे दे तो हम वापस चले जाएंगे और किला पर अधिकार नहीं करेंगे। नहीं, उसने कहा कि अगर आप ये किला और कुछ संपत्ति हमें दे दे तो हम वापस चले जाएंगे, किसी को नहीं मारेंगे, यानी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन राजा पूरनमल को विश्वास नहीं हुआ और वो किले से नहीं निकलते हैं। ठीक है। कुछ समय बाद ये दूसरा चाल चलता है और कुरान पर हाथ रख के कसम खाता है कि अगर किला और कुछ संपत्ति हमें वापस दे दे तो हम किसी को नहीं मारेंगे। जब इसने कुरान पर हाथ रख के कसम खाया तो राजा पूरनमल को विश्वास हो गया और वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है। और भी राजपूत रहते हैं उनके साथ और वो खेमे में अपने यानी कैंप में रहते हैं और रात को ये घेर कर सबको मार देता है। ठीक है। सबको मार देता है, यानी ये धोखा करता है। और इस बात से, ठीक है, मतलब शेरशाह सूरी का ये सब कुरान पे जब वो कसम खा रहा था तो ये सब देखने वाला एक उसका साथी था। ठीक है। तो कहा जाता है इस घटना का एक साक्षी था कुतुब खान, जब ये कुरान पर हाथ रख कर शपथ ले रहा था और उसके बावजूद भी लोगों को मार देता है। ठीक है। इस घटना से उसे इतनी आत्मग्लानि होती है, कोई कुतुब खान आत्महत्या कर लेता है। ठीक, ये हो गई रायसेन पर। अब दूसरा देखेंगे, 1544 ईस्वी में इसने मारवाड़ का युद्ध किया। ठीक है। मारवाड़ जो है जोधपुर के राजपूत शासक मालदेव को पराजित किया। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। देखिए, जब वो रायसेन को बहुत मुश्किल से जीता, ठीक, तो 1544 में जब मारवाड़ का युद्ध किया, जो जोधपुर के राजपूत शासक मालदेव को पराजित किया, तो वहां भी इसको थोड़ा सा डर था कि हम ये युद्ध जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। ठीक है। वहां पर भी इसने एक कूटनीति अपनाई। ठीक है। तो इसमें शेरशाह सूरी ने चाल क्या चला था, उसने उसके सहयोगी यानी मालदेव के सहयोगी राजपूतों की तरफ से एक नकली लेटर यानी नकली खत तैयार करता है और एक अन्य आदमी के साथ, ठीक है, एक अन्य अदर पर्सन के साथ उस लेटर को मालदेव के पास भेजता है। ठीक है। तो उस लेटर में लिखा रहता है कि यानी उसके राजपूतों की तरफ से कि जब शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण करेगा तो हम लोग मालदेव को प्रेरित करेंगे शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने के लिए। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, मालदेव का विश्वास जो रहता है अपने राजपूतों पर से हट जाता है और इस वजह से जो उसके राजपूत रहते हैं जिस पर इल्जाम लगाया गया रहता है, ठीक है, वो अपनी राजपूती यानी अपनी वफादारी को सिद्ध करने के लिए वो खुद युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किससे? शेरशाह सूरी से। ठीक है। उसमें कौन कौन मेन थे? उसमें पहला राजपूत तो जो था वो था जयता और दूसरा कुंपा। ठीक है। ये दो राजपूत मुख्य थे। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले अपने घर के औरतों को मार दिया। ठीक है। अपने ही खुद मार दिया। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने घर के औरतों को खुद ही मार दिया और उसके बाद शेरशाह सूरी के साथ युद्ध में भिड़ गए। ठीक है। बहुत वीरता के साथ युद्ध हुआ, बहुत वीरता के साथ युद्ध लड़ते हैं। ठीक। और इस युद्ध में लेकिन वो पराजित भी हो जाते हैं। ठीक है। इस युद्ध में वो पराजित होने के बाद शेरशाह सूरी को समझ में आता है और वो एक बात कहता है। ठीक है। एक वाक्य है उसका, उसको आप पढ़ लीजिए। उसका वाक्य था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्राय खोज चुका था। ठीक है। उसके कहने का तात्पर्य यह था कि एक मारवाड़ क्षेत्र के लिए, छोटे से क्षेत्र के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान को खो चुका था। अगर थोड़ी देर और युद्ध होता तो मैं हार ही जाता। ठीक है। यह शेरशाह सूरी की उक्ति थी। ठीक। लेकिन एक वर्ष बाद शेरशाह की मृत्यु के बाद, एक वर्ष बाद ही शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। वो मृत्यु कैसी होती है अभी हम पढ़ेंगे। एक वर्ष बाद के शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदेव वापस आता है और मारवाड़ पर अपना कब्जा कर लेता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह का आखिरी युद्ध कौन सा था, तो है आखिरी युद्ध कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध जो हुआ वो बुंदेलखंड के राजा कीरत सिंह के विरुद्ध हुआ था। ठीक है। कीरत सिंह के विरुद्ध हुआ था और इस युद्ध में बुक्का नामक अग्निशास्त्र के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती। ठीक है। देखिए, किले का घेराबंदी हुआ था, किले तोड़े जा रहे थे। ठीक है। बारूद चलाए जा रहे थे। ठीक है। तो बारूद जो चलाया जा रहा था वो किले पर से टकरा कर एक वापस आ जाता है और जहां पर बारूद रखे रहते हैं उसमें फट जाता है। वहीं पर शेरशाह सूरी रहता है और वो पूरी तरह से घायल हो जाता है। ठीक है। वो घायल ही पड़ा रहता है और किले भी टूट जाते हैं, युद्ध भी जीत लिया जाता है।
ठीक है। और ये सूचना जब शेरशाह सूरी को मिलता है तो आराम से चैन की मौत मर जाता है। ठीक है, यहाँ से शेरशाह सूरी मर जाता है। अब शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ से शेरशाह सूरी के उत्तराधिकारी बात करेंगे। शेरशाह के उत्तराधिकारी के बारे में, जब शेरशाह की मृत्यु हो गई 1545 ईस्वी में, अब उत्तराधिकारी कौन बनेगा? तो मरने से पहले उत्तराधिकारी जो है अपने बड़े पुत्र आदिल खान को नियुक्त करके गया था। ठीक है, उसके दो पुत्र थे, पहला आदिल खान, दूसरा जलाल खान। लेकिन जलाल खान काफी युद्धों में उसके साथ था, शेरशाह सूरी के साथ था, और इस वजह से जलाल खान को सरदार जो है ज्यादा पसंद करते थे। ठीक है, वो नियुक्ति तो किसकी की थी? आदिल खान की, लेकिन शासक कौन बन गया? जलाल खान। ठीक है, सरदारों ने जलाल खान को गद्दी पर बैठा दिया। ठीक, जलाल खान इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा 1545 में, और 1553 ईस्वी तक अपना शासन संभाला। ठीक है, अब चूंकि आदिल खान नियुक्त हुआ था, बैठ गया जलाल खान, इस वजह से जलाल खान और आदिल खान यानी दोनों भाइयों में संघर्ष शुरू हो गया। ठीक है, और अंत में क्या हुआ? आदिल खान को भागना पड़ा। ठीक है, जगह छोड़ के वो भाग गया। कई जगह विद्रोह भी हुए, विद्रोह को कठोरता से दबा दिया गया। ठीक है, इस्लाम शाह के समय जो प्रांतीय सूबेदार थे या सरदार थे, उसके जूते तक को भी सलाम करते थे। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि इस्लाम शाह इतनी कठोरता से यानी तलवार के बल पर शासन किया था कि लोग उससे डरते थे और उसके जूते तक को भी सलाम करते थे। ठीक, आगे हम देखेंगे कि 1553 ईस्वी में बीमारी के कारण इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, और उसका एक पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है फिरोज शाह। ठीक है, उसके मौत के बाद उसका एक 12 वर्ष का पुत्र रहता है जिसका नाम रहता है फिरोज शाह, वो शासक बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका बहुत कम उम्र रहता है, लेकिन वो 3 ही दिन शासक रहता है। 3 दिन के बाद ही उसका एक मामा रहता है जिसका नाम रहता है मुबारिज खान, वो उसकी हत्या करके वो उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है और आदिल शाह के नाम से शासन शुरू करता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सूर साम्राज्य 5 भागों में बढ़ जाता है, क्योंकि जगह जगह विद्रोह शुरू हो जाते हैं। सूर साम्राज्य 5 भागों में बढ़ गया, और सिकंदर शाह जो था उसके हाथ में आया पंजाब, आगरा, दिल्ली। ठीक है, आगे देखेंगे मोहम्मद आदिल शाह था, उसके हाथ में चुनार और बिहार आ गया था। ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह जो था उसके हाथ में चुनार और बिहार आ गया था। ठीक, इसी बात थोड़ा सा और देख लेते हैं। सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में, जिसमें हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल वंश का स्थापना किया था, और शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टील पर निर्मित किया गया। ठीक है, इसके अलावा और थोड़ा सा देख लेते हैं रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, किला एक वहाना का नाम से मस्जिद का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ठीक है, रोहतासगढ़ का किला था एक, जिसका जो किला एक वहाना नाम से मस्जिद था, कौन निर्माण करवाया था? शेर शाह ने करवाया था। आज यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है शेरशाह सूरी का। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शेर शाह के शासन प्रणाली के बारे में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।